नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने कहा, राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण के बारे में कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विचार विमर्श करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.42% हुई। पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए प्रभावित राज्यों को परामर्श जारी किया। शिक्षा मंत्रालय ने विस्थापित बच्चों की पहचान करने, स्कूल में उनके दाखिले और शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। और क्रिकेट में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत ने जीत के लिए 407 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 2 विकेट पर 98 रन बनाए। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं रवि कपूर। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि वो राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के बारे में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सभी संबंधित पक्षों के घनिष्ठ सहयोग से पूरे जोरों से तैयारियां कर रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण का यह अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। ये सॉफ्टवेयर कोविड टीके को देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक की अध्यक्षता कोविड-19 से निपटने के लिए गठित टेक्नोलॉजी और डेटा प्रबंधन संबंधी अधिकार प्राप्त समूहों के प्रमुख राम सेवक शर्मा ने की। बैठक में राज्यों के प्रधान सचिवों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशकों और राज्यों के टीकाकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फीडबैक के साथ साथ इसके उपयोग और टीकाकरण पूर्वाभ्यास से प्राप्त जानकारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान होगा। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह भरोसेमंद और सुदृढ़ टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस अभियान की प्रक्रिया नागरिक केंद्रित होनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोविड टीका सभी स्थानों पर हर समय उपलब्ध रहे। आधार प्लेटफॉर्म के उपयोग का जिक्र करते हुए राम सेवक शर्मा ने कहा कि राज्यों को सलाह दी गई है कि वे लाभार्थियों से अपने मौजूदा मोबाइल फोन नंबरों को आधार से जोड़ लेने को कहें ताकि टीकाकरण के लिए उनका पंजीयन हो सके और इससे संबंधित जानकारियां एसएमएस के जरिए उन्हें भेजी जा सकें। श्री शर्मा ने कहा कि टीकाकरण के लिए व्यक्ति की स्पष्ट पहचान होना और टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि बातचीत के दौरान कोविड की स्थिति तथा कोविड टीकाकरण शुरू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद देश में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। देश के औषध महानियंत्रक ने भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इन टीकों की सुरक्षा और प्रभाव के मूल्यांकन के बाद ये निर्णय किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह वैक्सीन सबसे पहले लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लगाया जाएगा। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों और इससे कम आयु तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को यह टीका दिया जाएगा। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 27 करोड़ है। टीकाकरण कर्मियों के प्रशिक्षण प्रक्रिया के बारे में भी बैठक में जानकारी दी गई। कुल 2360 लोगों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें राज्य टीकाकरण अधिकारी, प्रशिक्षण श्रृंखला अधिकारी, आईएसी अधिकारी और अन्य भागीदार शामिल हैं। इसके अलावा 61,000 से ज्यादा कार्यक्रम प्रबंधन, 2 लाख टीकाकरण कर्मी तथा 3,70,000 अन्य कर्मियों को राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू से कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। 27 चिन्हित स्थलों पर एक दिन में 2700 लोगों को टीका लगाया जाएगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि टीकाकरण के लिए अब तक 1,07,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पंजीकरण किया जा चुका है। ये संख्या बढ़कर लगभग 1.5 लाख होने की संभावना है, क्योंकि कुछ मेडिकल छात्रों और अन्य लोगों का पंजीकरण होना अभी बाकी है। बिहार में 16 जनवरी को मेडिकल कॉलेज और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित 300 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया है कि जरूरत पड़ने पर टीका केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 5 सदस्यों की एक समिति प्रत्येक केंद्र पर टीकाकरण अभियान की निगरानी करेगी। 4,62,000 से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है। दिल्ली सरकार ने कोविड टीकाकरण के पहले चरण के लिए 89 अस्पतालों का चयन किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार दिल्ली सरकार ने 89 अस्पतालों को टीकाकरण के लिए तैयार किया है। इन 89 अस्पतालों में 40 अस्पताल सरकारी और 49 निजी अस्पताल हैं। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी से 14 जनवरी के बीच कोविड के टीके प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोविड वैक्सीन के रखरखाव के लिए बेहतरीन किस्म के स्टोर बनाए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण में सरकार स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्राथमिकता देगी। दिल्ली में 2,25,000 स्वास्थ्यकर्मी हैं, जिनका टीकाकरण पहले किया जाएगा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग कल कोविड टीकाकरण का अंतिम अभ्यास करेगा। इससे पहले राज्य में कोविड टीकाकरण के 2 पूर्वाभ्यास 2 तथा 8 जनवरी को कराए गए थे। राज्य में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण की सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद बताया कि टीके को विभिन्न जिलों में भेजने के लिए लगभग 140 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इनका उपयोग आपातकालीन मामलों में मरीजों को लाने ले जाने के लिए किया जाएगा। उधर पश्चिम बंगाल में सभी लोगों को कोविड-19 का टीका मुफ्त लगाने की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। राज्य के सुरक्षाकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कोविड कार्यकर्ताओं को लिखे खुले पत्र में सुश्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार प्राथमिकता के आधार पर उनके लिए टीका उपलब्ध कराएगी। भाजपा के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड महामारी के टीके केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार टीकों को उसी तरह कोई नया नाम दे सकती है जैसे उसने केंद्रीय परियोजनाओं को नए नाम दिए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद सलीम ने तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों पर चुनावों को देखते हुए टीकों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य सरकार के फैसले को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सरकार की ओर से उपहार बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.42% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 1,75,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में कुल संक्रमित लोगों की तुलना में मरीजों की संख्या 2.14% है। इस समय देश में लगभग 2,23,000 मरीज उपचार करा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,645 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,04,50,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में मृत्यु दर 1.44% है, जो विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 201 रोगियों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या 1,50,999 हो गई है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,43,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक 18 करोड़ 10 लाख से अधिक कोरोना के नमूनों की जांच की जा चुकी है। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 97.83% तक पहुंच गई है। अब तक 2,50,858 रोगी कोरोना संक्रमण से उबरे हैं। वर्तमान में 4,130 रोगियों का कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोविड के 17 नए रोगी सामने आए हैं, जबकि एक रोगी ठीक हुआ है। इसके साथ ही राज्य में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,292 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कोविड से स्वस्थ अब तक कुल 4,186 रोगी ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना के सक्रिय मामलों में वर्तमान संख्या 98 है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 97.91% हो गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 351 नए मामलों का पता चला है। इसके साथ ही राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों की संख्या 2,89,000 से अधिक हो गई है। 415 और रोगियों के स्वस्थ होने से यह दर 97.81% तक पहुंच गई है। वहीं त्रिपुरा में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.68% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3 नए मामले मिले हैं, जबकि 8 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या 33,302 हो गई है, जिनमें से 32,839 रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में स्नायु विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने कहा, राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण के बारे में कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विचार विमर्श करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.42% हुई। पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए प्रभावित राज्यों को परामर्श जारी किया। शिक्षा मंत्रालय ने विस्थापित बच्चों की पहचान करने, स्कूल में उनके दाखिले और शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। और क्रिकेट में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत ने जीत के लिए 407 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 2 विकेट पर 98 रन बनाए। पशुपालन और डेयरी विभाग ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए एवियन इन्फ्लुएंजा से प्रभावित राज्यों को परामर्श जारी किया है। अब तक 7 राज्यों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में पक्षियों की इस बीमारी के फैलने की पुष्टि हो चुकी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि हरियाणा के पंचकुला जिले के 2 पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद राज्य ने 9 त्वरित कार्रवाई दलों का गठन किया है और रोकथाम का अभियान शुरू कर दिया गया है। गुजरात के सूरत और राजस्थान के सिरोही जिलों में कौओं और जंगली पक्षियों से लिए गए नमूनों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से भी 86 कौओं और 2 बगुलों के नमूने प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में नाहन, बिलासपुर और मंडी में पक्षियों की असामान्य मौत की खबरें मिली हैं और इनके नमूने परीक्षण के लिए संबंधित प्रयोगशालाओं को भेज दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र से भेजे गए नमूनों की परीक्षण रिपोर्टें आनी बाकी हैं। मंत्रालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जंगली पक्षियों के संक्रमित होने की पहले ही पुष्टि हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार केरल के बर्ड फ्लू से प्रभावित जिलों में बर्ड फ्लू की रोकथाम के उपाय कर लिए गए हैं और रोकथाम के उपायों के बाद की निगरानी के कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देश भर में बर्ड फ्लू से प्रभावित राज्यों में स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र द्वारा गठित दल प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं।
केंद्र का एक दल कल केरल पहुंचा और ये महामारी संबंधी जांच पड़ताल तथा इसके केंद्र का पता लगा रहा है। एक अन्य केंद्रीय दल आज हिमाचल प्रदेश पहुंचा और प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे लोगों को बर्ड फ्लू के बारे में अफवाहों से बचने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए कदम उठाएं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तालाबों, झीलों, नदियों, जीवित पक्षियों के बाजारों, चिड़ियाघरों और पोल्ट्री फार्मों के आसपास निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे मृत पक्षियों के निपटान और पोल्ट्री फार्मों में जैव सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कदम उठाएं। शिक्षा मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने, स्कूल में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को रणनीति बनानी चाहिए। मंत्रालय के अनुसार महामारी की वजह से स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ने या दाखिला न ले पाने आदि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। मंत्रालय के दिशा निर्देशों का मुख्य जोर शिक्षा में व्यवधान वाले बच्चों की पहचान करना, इस तरह के बच्चों की शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था करना और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए दाखिला अभियान चलाने पर दिया गया है। इसके अलावा इस बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने पर भी दिशा निर्देशों में बल दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश कोविड महामारी की वजह से पढ़ाई छोड़ने वाले 6 से 18 वर्ष के बच्चों का पता लगाएंगे। इसके लिए स्वयंसेवकों, स्थानीय अध्यापकों और सामुदायिक भागीदारी की मदद ली जाएगी। ये लोग घर जा जाकर इस तरह के बच्चों का पता लगाएंगे और उनको स्कूलों में दाखिला कराने के लिए कार्य योजना बनाएंगे। दिशा निर्देशों में बच्चों के माता पिता और अभिभावकों में जागरूकता पैदा करने और बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने तथा बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 वर्ष से घटाकर 32 वर्ष कर दी है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने घोषणा की है कि सभी रिक्तियां जम्मू कश्मीर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2018 में निहित प्रावधानों के अनुसार भरी जाएंगी। भर्ती एजेंसी जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की अधिसूचना के अनुसार सरकार द्वारा संदर्भित 257 पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा KAS 2021 आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों ने इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में आयु सीमा 35 से 40 वर्ष होने के बावजूद जम्मू कश्मीर सरकार ने इसे घटाकर 32 वर्ष कर दिया है, जो उचित नहीं है। उम्मीदवारों का कहना है कि इस साल KAS परीक्षा 3 साल के अंतराल के बाद आयोजित की जाएगी और अधिकांश उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार कर लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट IDP जारी करने की सुविधा देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनका ड्राइविंग परमिट विदेश में रहते हुए समाप्त हो गया है। मंत्रालय ने आज जारी बयान में कहा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इसके नवीनीकरण की पहले कोई सुविधा नहीं थी। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावासों और मिशनों के माध्यम से नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन भारत में वाहन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी मंगलवार को दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इसी दिन से एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम युवा उत्साह नए भारत का संसद के केंद्रीय कक्ष में शुरू होगा। इस समारोह का आयोजन युवा कार्य और खेल मंत्रालय कर रहा है। हर साल मंत्रालय भारत की युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर इसका आयोजन करता है। इस वर्ष समारोह का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है और सभी राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों में प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, बौद्धिक चर्चाएं, युवा कलाकारों के शिविर, सेमिनार, साहसिक कार्यों से संबंधित कार्यक्रम और मार्शल आर्ट प्रतियोगिताएं शामिल हैं। युवा महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।
केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में कहा कि राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक नौजवान की भूमिका होनी चाहिए और राष्ट्रीय युवा महोत्सव इसी सोच पर आधारित है। किसी भी देश का असली ताकत युवा शक्ति होता है। युवा शक्ति को जिसने पहचान लिया वो देश मजबूत है। तो युवा शक्ति को देश के निर्माण में कैसे योगदान करना चाहिए, ये एक तरीके से वो सेलिब्रेशन है। भारत के कोने कोने में जितना जो युवाओं का संगठन है और हर एक युवा को हम किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ रहे हैं और साथ साथ में हम अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जो विकसित भारत का सपना है उसमें युवाओं का योगदान को किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये युवा महोत्सव में एक दिशा देता है। युवा कार्य और खेल मंत्री के साथ इस विशेष भेंटवार्ता को एफएम गोल्ड चैनल पर आज रात 9:15 बजे से हमारे दैनिक कार्यक्रम स्पॉटलाइट में सुना जा सकता है। आज विश्व हिंदी दिवस है। ये दिन विदेशों में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2006 में आज के ही दिन विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। तब से हर साल 10 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। विदेश मंत्रालय और विदेशों में भारतीय दूतावास भी इसका आयोजन करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री निशंक ने कहा है कि देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में भाषाएं महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने में भाषाओं की अहम भूमिका है। एक ट्वीट संदेश में यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अजौले ने कहा है कि हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें भाषिक विविधता को महत्व देना चाहिए। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने फ्रांसीसी नागरिक निकोला का एक वीडियो साझा किया है जो भारतीय संस्कृति और हिंदी से बहुत प्रभावित हैं। वे पिछले 2 साल से वरिष्ठ हिंदी कवि कुंवर नारायण के काव्यात्मक चिंतन पर अनुसंधान कर रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम निकोला बुआ प्रिंसिपातो है। मैं फ्रांस से हूँ, पेरिस से हूँ और इनाल्को में अपना पीएचडी शोध कर रहा हूँ और हिंदी भी पढ़ाता हूँ। आज बड़ा शुभ दिन है हिंदी के लिए। हिंदी भाषा ने मेरे जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाई है और आज भी निभा रही है। भारतीय संस्कृति ने अपनी भाषा से मुझ पर एक गहरी छाप छोड़ी है। दूतावास ने इस अवसर पर गेल बिनाकियो का एक वीडियो साझा किया है जिसमें उन्होंने हिंदी भाषा के साथ अपने संबंधों पर विचार व्यक्त किए हैं। नमस्ते, मेरा नाम गैल बिनाकियो है। मैं 12 साल से हिंदी सीख रही हूँ और कई साल से मैं स्वतंत्र तौर पर हिंदी और अंग्रेजी से फ्रांसीसी में अनुवाद का काम करती हूँ। आशा है कि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी भाषा सीखेंगे और इस तरह फ्रांस और भारत के बीच होने वाले संबंधों को और बढ़ाएंगे। एशिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे बड़े फिल्मोत्सव का 51वां संस्करण आगामी 16 जनवरी से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए इस बार का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत का पहला हाइब्रिड फिल्म महोत्सव होगा। IFFI इस वर्ष दर्शकों के लिए OTT मंच पर अपने कुछ कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके अलावा फिल्मोत्सव में मास्टर क्लास, वार्ता सत्र, लाइव टेलीकास्ट, OTT मंच पर स्क्रीनिंग, प्रश्नोत्तर सत्र और फिल्म मूल्यांकन सत्र भी होंगे। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने कल दुर्घटनाग्रस्त हुए श्री विजय एयर जेट विमान के ब्लैक बॉक्स का पता लगा लिया है। 62 लोगों को ले जा रहा यह विमान पोंटियानाक के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद नियंत्रण कक्ष में रडार के स्क्रीन से गायब हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत दुख की इस घड़ी में इंडोनेशिया के साथ है।
सरकार ने कहा है कि चालू खरीफ बिक्री मौसम में देश में 70 लाख से अधिक किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का धान सरकारी एजेंसियों को बेचा है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद जारी रखे हुए है। सरकार और उसकी नोडल खरीद एजेंसियों ने 1,51,000 किसानों से 2,83,000 टन मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की भी खरीद की है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में तंग बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों में माहवारी के दौरान मदद के लिए अलग से एक कमरा बनाया जाएगा, जिसमें सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी। इसका उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को माहवारी के दौरान स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना है। ठाणे नगर निगम ने एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से ये व्यवस्था की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। अपनी तरह का पहला प्रयास होने का दावा करते हुए ठाणे के एक झुग्गी बस्ती में एक सार्वजनिक शौचालय में स्थापित पीरियड रूम को हाल ही में महिलाओं के लिए खोला गया। ठाणे महानगर पालिका के उपनगर आयुक्त मनीष जोशी ने कहा, 45,000 रुपए की लागत वाले इस सुविधा केंद्र का निर्माण शहर के सभी 120 सामुदायिक शौचालयों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुविधा छोटे घरों में रहने वाली महिलाओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गई है, जिनके पास नहाने के लिए अलग से व्यवस्था नहीं है और महामारी के दौरान कई बार उन्हें सैनिटरी नैपकिन बदलने में कठिनाई होती है। ऐसी महिलाओं के लिए यह सुविधा केंद्र एक वरदान साबित होगा तथा इससे स्वच्छता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वार्षिकी श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2020 की महत्वपूर्ण झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। पिछले वर्ष कोविड महामारी ही सबसे बड़ी खबर रही है और भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इससे निपटने में काफी हद तक सफलता हासिल की है। भारतीय रेलवे ने लोगों को बाधा रहित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। भारतीय रेल को राष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। ये न केवल यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, बल्कि देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। नए भारत की बढ़ती जरूरतों के मुताबिक भारतीय रेल लगातार कुशल, सुगम और विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करके देश को विकास के पथ पर आगे ले जा रही है। पिछले वर्ष रेलवे को कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन रेलवे ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए देश भर में आवश्यक सामानों की आपूर्ति की और लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया। साथियों, बीते 6 साल में नई रेल लाइन, रेलवे लाइनों के चौड़ीकरण और बिजलीकरण पर जितना निवेश किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। वो दिन दूर नहीं जब नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानी रेलवे से जुड़ जाएगी। आज भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। मुझे विश्वास है कि रेलवे की ये गति भारत की प्रगति को नई ऊंचाई देती रहेगी। और रेलवे का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 तक समूचे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण कर दिया जाए। रेलवे ने सभी कोचों में बायोटॉयलेट लगाकर एक बड़ा लक्ष्य पूरा किया है। किसान रेल सेवा की भी शुरुआत की गई है ताकि किसानों की उपज को देश भर में तेजी के साथ पहुंचाया जा सके। इसके अलावा भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे रही है। बीते कुछ वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। इसके अलावा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली जैसी पहल की भी शुरुआत की गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के साथ सिडनी में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में चौथे दिन भारत ने जीत के लिए 407 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 2 विकेट पर 98 रन बना लिए थे। चेतेश्वर पुजारा 9 और अजिंक्य रहाणे 4 रन बनाकर मैदान पर हैं। इससे पहले रोहित शर्मा 52 और शुभमन गिल 31 रन बनाकर आउट हुए। भारत को जीत के लिए अभी 309 रन की आवश्यकता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 312 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में बर्फ से ढके इलाकों में लोगों को आवश्यक राहत पहुंचाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एसडीआरएफ मानदंडों के तहत भारी बर्फबारी को राज्य के लिए प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। उपराज्यपाल ने आज जम्मू के राजभवन में वर्चुअल माध्यम से कश्मीर डिवीजन के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ शीतकालीन प्रबंधन और बर्फ साफ करने के प्रशासन के प्रयासों की समीक्षा बैठक की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण के बारे में कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विचार विमर्श करेंगे।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.42% हुई। पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए प्रभावित राज्यों को परामर्श जारी किया। शिक्षा मंत्रालय ने विस्थापित बच्चों की पहचान करने, स्कूल में उनके दाखिले और शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। और क्रिकेट में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत ने जीत के लिए 407 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 2 विकेट पर 98 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।